नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका RDK क्लासेज चैनल पर। और हम मेवाड़ का गोहिल राजवंश पढ़ रहे हैं। इसकी हमने 2 क्लासें पढ़ ली है। पहली क्लास में हमने मेवाड़ के गोहिल राजवंश का परिचय पढ़ा है, जिसमें हमने बप्पा रावल जो महान शासक हुए हैं, जिन्हें गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उनके बारे में हमने जानकारी ली है। उसके बाद में दूसरी क्लास हमने पढ़ी है, उसमें अल्लट, शक्ति कुमार और रण सिंह, सामंत सिंह आदि प्रतापी राजाओं के बारे में पढ़ा है। उन्हीं में एक महान प्रतापी राजा हुए जत्र सिंह, उनके विषय में हमने पढ़ा। तेज सिंह, समर सिंह आदि रावल शाखा के राजाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब इस क्लास में हम जानकारी लेंगे रावल शाखा के ही बहुत ही महत्वपूर्ण और जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे शासक हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो रावल शाखा है, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह जो हैं वो 1302 से 1303 तक शासक रहे। रावल रतन सिंह बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। कैसे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यदि पूछे जाते हैं मेवाड़ से या रावल शाखा से, तो वो रावल रतन सिंह और चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ है उसके बारे में पूछे जाते हैं। रावल रतन सिंह के बारे में हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनमें से कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, परंतु इनके समकालीन जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वे खजाइन उल फतूह आदि हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो अमीर खुसरो ने उसमें अच्छी जानकारी दी है, सजीव चित्रण किया हुआ है। परंतु रावल रतन सिंह की एक कहानी जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है। कहानी जो बड़े रोचक तरीके से बताई गई है और उसको ही इतिहास माना जाता है या मान लिया है बाद वाली पीढ़ियों ने। और अगर वो कहानी अगर नहीं सुनाई जाए या वो उसके बारे में नहीं बताया जाए तो ऐसा लगता है कि रावल रतन सिंह को लोगों ने पूरा नहीं बताया। परंतु वो जितनी भी रोचक घटनाएं हैं, रोचक किस्से हैं, रोचक बातें हैं, वो सब बहुत बाद में लिखी गई हैं। जैसे 1540 में एक व्यक्ति हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। ध्यान रखें, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में रावल रतन सिंह की कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है और वो कहानी लोक में इतनी प्रसिद्ध है कि उसी को इतिहास माना जाता है। हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, उन घटनाओं को भी सुनेंगे, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार जो रावल रतन सिंह की कहानी वो कुछ इस प्रकार है कि एक सिंघल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सिंघल द्वीप। सिंघल जो द्वीप है, उस द्वीप पर एक राजा रहते हैं जिनका नाम है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन, और इनकी रानी है चंपावती। गंधर्व सेन और चंपावती राम की रानी है। इनके एक बहुत ही सुंदर पुत्री है जिसका नाम है पद्मिनी। पद्मिनी नाम ध्यान रखें, रावल रतन सिंह की रानी के बारे में जब भी प्रश्न आता है तो पद्मिनी ही याद रखना है, इसलिए हम यहाँ पर भी पद्मिनी ही लिख रहे हैं। और इसके अलावा अन्य कई सारे नाम दे दिए, जैसे पद्मावत दे दिया जाता है और भी कई नाम दे दिए जाते हैं, तो वो ध्यान नहीं रखना है। बिल्कुल पद्मिनी नाम बिल्कुल करेक्ट नाम है, इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा हुआ है तो इसे आपको याद रखना है। तो पद्मिनी नाम की बहुत ही सुंदर पुत्री थी, राजकुमारी थी। इस राजकुमारी के पास एक गागरोनी नस्ल का एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। ये तोता जो था वो मनुष्यों की भाषा बोलता था, मनुष्यों की भाषा बोलने में सक्षम था। और ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी का ही तोता है तो उसके बारे में ही जानकारियां दिया करता था। एक बार क्या होता है कि तोता जो है वो सिंघल द्वीप से उड़ जाता है, पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया होगा। जब वो उड़ करके गया तो वो उड़ता हुआ मेवाड़ के क्षेत्र में आ जाता है। और चूंकि राजकुमारी के साथ ही रहा है बचपन से, तो वो जितनी भी बातें जानता है वो अधिकांश बातें राजकुमारी के बारे में जानता है। तो वो राजकुमारी के बारे में बातें बता रहा होगा। तो कोई एक शिकारी है, एक शिकारी उसे पकड़ लेता है। शिकारी पकड़ के उस तोते को बेचने जाता है तो एक तांत्रिक होता है
तांत्रिक का नाम है राघव चेतन। तांत्रिक का नाम है राघव चेतन। राघव चेतन नाम का जो तांत्रिक है उस तोते को खरीद लेता है और उस तोते से सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है रानी पद्मिनी के विषय में या राजकुमारी पद्मिनी के विषय में। अब राघव चेतन को वो जानकारी प्राप्त भी हो गई है, परंतु राजकुमारी के विषय की जानकारी एक तांत्रिक के तो क्या ही काम की है, राजकुमारी की जानकारी तो किसी राजा या राजकुमार के ही काम आए। इसीलिए वो जाता है रावल के पास में और रावल रतन सिंह को बताता है कि सिंघल द्वीप पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी है जिसका नाम पद्मिनी है और वो तो मेवाड़ की रानी ही बननी चाहिए। रावल रतन सिंह को भी लगता है कि अगर कोई इतनी सुंदर राजकुमारी है तो क्यों न उस राजकुमारी से को देखा जाए। और ऐसा कहा जाता है कि रावल रतन सिंह वेश बदल करके सिंघल द्वीप जाते हैं। सिंघल द्वीप जाने के बाद में जो है कई समय तक वेश बदल के वहाँ पर रहते हैं, एक योगी के वेश में रहते हैं। ऐसी रोचक कहानी है इनकी। और वो रोज योगी के वेश में जब मेवाड़ में सिंघल द्वीप पर भ्रमण करते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि इतनी अच्छी कद काठी का व्यक्ति और बहुत ही सुंदर सुडौल शरीर लिए हुए, बस दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, योगी का वेश धारण किए हुए, योगी तो नहीं हो सकता है। योगियों का जो स्वाभाविक वेशभूषा थी या फिर स्वाभाविक शारीरिक संरचना थी वैसी संरचना इनकी नहीं थी। ये तो खूब डील डोल में लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, लगते ऐसे थे कि कहीं के राजा राजपूत या राजकुमार होंगे। तो वहाँ के जो राजा होते हैं गंधर्व सेन, वो इन योगियों को बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो और कहाँ से आए हो और आपका प्रयोजन क्या है। और हम समझ रहे हैं कि आप में जो है योगियों वाले जैसे तो ना तो शारीरिक गुण है ना ही व्यवहारिक गुण है, क्योंकि योगियों का काम है भिक्षाटन करना और साधना आदि करना। आप तो बिल्कुल इसके विपरीत दिखते हो, आप योगी नहीं क्षत्रिय ज़्यादा दिखते हो। तो रावल रतन सिंह बताते हैं कि हम मेवाड़ के रावल रतन सिंह हैं और पूरा वृत्तांत बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा यहाँ पर आना हुआ है। तो रावल रतन सिंह के बारे में यदि जानकारी किसी को मिलेगी तो आप समझें कि उस समय में मेवाड़ के जो गुहिल वंश के प्रतापी राजा हुए बप्पा रावल के वंशज ही कौन है? रावल रतन सिंह। और बप्पा रावल के बड़े जत्र सिंह जी हुए हैं, बप्पा रावल हुए हैं, इसके अलावा बड़े बड़े महान शासक हुए हैं उनके काल में। तो सब जानते हैं कि भाई जो गुहिल हैं बड़े ही प्रतापी राजा हैं। और ऐसे राजाओं का कोई राजा जो है, उनका राजकुमार जो है हमारे राज्य में यदि आया है और हमारी पुत्री को केवल देखने के लिए आए हैं, तो उन्हें लगता है कि इतना योग्य राजकुमार जो हमारी पुत्री को केवल देखने के लिए यहाँ पर पहुँच गए, तो क्यों ना हमारी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया जाए। तो वो कहते भी हैं गंधर्व सेन जी कि यदि आपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया होता तो हम कौन सा मना करने वाले थे, मेवाड़ के गुहिलों से कौन मना करेगा, इतने प्रतापी राजवंश के राजाओं से अपनी कन्या को ब्याहने के लिए मना कौन सा राज्य कर सकता है। तो रावल रतन सिंह जी जो हैं वो ऐसा कहा जाता है कि उनका विवाह ही कर दिया जाता है रानी पद्मिनी से। और रानी पद्मिनी से जब विवाह हुआ तो उनके साथ में ऐसा कहा जाता है कि 16,000 डावरियाँ दी थी, लेकिन 16,000 तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा हो जाता है, अपन 1600 मान करके चलते हैं। 1600 डावरियाँ दे दी। और डावरियों का मतलब होता है रानी की सेवा करने वाली दासियाँ, उनके साथ आने वाली दासियाँ। पहले जितना बड़ा राजा होता था उतनी ज़्यादा डावरियाँ दी जाती थी दहेज में। तो 1600 डावरियाँ दी और रानी पद्मिनी को जो है वो रवाना कर दिया सिंघल द्वीप से मेवाड़ की ओर। रावल रतन सिंह मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ आने के बाद में रानी पद्मिनी के सौंदर्य की चर्चाएं जो होती है वो बहुत लोगों तक पहुंचती है। गांव-गांव ढाणी में लोग कहने लगते हैं कि भाई बहुत सुंदर रानी जो है वो लेकर के आई, क्योंकि महिलाओं की बातें हैं और महिलाएं जो होती है वो बड़ा चढ़ाकर बोलने में बड़ी एक्सपर्ट होती है। तो रानी के बारे में जब महिलाएं तारीफ करती है तो पूरा राज्य उनकी तारीफें सुनता है। बाद में राघव चेतन को लगता है कि इतनी सुंदर रानी वाकई में रावल रतन सिंह को प्राप्त हो गई क्या मेरी वजह से। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद भी रानी साहब को देख कर के आऊँ, कितनी सुंदर रानी लेकर के आए। क्योंकि जो मेवाड़ की महिलाएं या फिर राजपूत क्षत्राणी जो महिलाएं होती थी वो उनका जो रहन सहन का तरीका होता था या उनको रखने का जो स्थान होता था वो उस पर पुरुष या आज के दौर में कह सकते हैं कि जो भी लोग होते थे उनको अलाउड नहीं किए जाते थे। और उनका जो
स्थान होता था, वहाँ पर केवल महिलाएं उनकी अंगरक्षिका होती थी, उनकी सेवकाएं होती थी और जनान खाने में वो रहा करती थी। तो अब चूंकि ये तो मामूली तांत्रिक ये जाकर के कैसे देख पाए, तो ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी एक दिन उद्यान में टहलने गई और ये जो तांत्रिक होता है ये भी उस उद्यान में चला जाता है देखने के लिए, और देखते ही हतप्रभ हो जाता है। इसी बीच जो वहाँ की अंगरक्षिकाएं होती है राघव चेतन को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके राव रतन सिंह के दरबार में लाया जाता है। राव रतन सिंह जो होते हैं कहते हैं कि भाई ये जो है एक अनाथ है, तांत्रिक है, ब्राह्मणों को, अनाथों को, तांत्रिकों को, चारणों को, भाटों को आदि को मारा नहीं जाता है। अब मारा नहीं जाए, काम तो ऐसा ही किया कि मारा जाना चाहिए, कि इसने इतनी गुस्ताखी कैसे की कि रानी सा के उद्यान तक ये पहुंच गया। तो लोगों ने कहा कि साहब मरने से भी एक बुरा दंड है, वो इसे दे दो। कि वो दंड क्या है साहब? वो दंड है देश निकाला। देश निकाला सबसे बुरा दंड माना जाता है, मृत्यु से भी बुरा दंड है। वो कैसे? कि यदि किसी को देश निकाला दिया जाएगा तो जैसे ही राज्य से बाहर निकाला जाएगा, अब वो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं है। तो प्रत्येक जो राज्य का नागरिक है वो उसके लिए कि ये नहीं है, तो अब इस पर चाहे जो भी व्यक्ति चाहे हाथ साफ कर सकता है, चाहे जो मार सकता है, चाहे जो पत्थर फेंक सकता है, चाहे जो थूक सकता है, मतलब उस पर राज्य की सुरक्षा नहीं है। अब वो राज्य का नागरिक नहीं रहा है और इसको देश निकाला मिला है, तो उसने राजद्रोह किया होगा। और ऐसे अपराधी को जनता भी जो है वो बड़ा सजा देने का प्रयास करती है। वो सोचती है कि भाई इस दुष्ट को तो राज्य में रहना ही नहीं है, तो जो भी होता है आता है, उस पर हाथ साफ करता है, मारता है, पीटता है और धकेल करके राज्य से बाहर कर दिया जाता है। तो देश निकाला बड़ी ही बुरी बात हुआ करते थे उस समय में। देश निकाला मरने से भी बुरा है। कोई आ गया, कोई आता है, उसके बाल काट करके चला जाता है, उसको धक्का दे दिया, उस पर थूक दिया, कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो राज्य की सुरक्षा का उसको राज्य की सुरक्षा प्राप्त ही नहीं है। तो बहुत भयंकर दंड दिया किसे? राघव चेतन को। अब राघव चेतन क्या करता है? इससे बड़ा क्रोधित होता है, परंतु समस्या यह है कि तू कितना ही क्रोधित हो ले, तू रावल का क्या बिगाड़ सकता है? रावल तो रावल है और राजा है, तो उसे लगता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। तो वो उस समय जो है दिल्ली में एक सुल्तान राज किया करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है दिल्ली, और बदला लेने की भावना से वो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया और अलाउद्दीन खिलजी से बात करता है कि हे सुल्तान, मैं आपके पास ऐसी खबर लेकर के आया हूँ, ऐसी जानकारी मेरे पास है कि जिसे सुनोगे ना तो आप अपनी सारी रानियों को तलाक दे दोगे। तो उसने कहा कि भाई तू, पहली बात तो ये कि मेरी रानियाँ मुझे बड़ी प्यारी है, और दूसरी बात है कि मेरे तलाक कराने पर क्यों तुला हुआ है? उसने कहा थोड़ी तू सावधानी से बोल तांत्रिक, क्योंकि तू अभी मेवाड़ में नहीं है। मेवाड़ वालों ने भले निकाल दिया होगा, यहाँ पर गर्दन कटवा करके तल के खा जाएंगे लोग, खतरनाक है हम लोग, हम छोड़ते नहीं है फिर गलत बोलेगा तो। उसने कहा कि आप पूरी बात तो सुने मेरी। कहा सुनाइए। कि मेवाड़ में इतनी सुंदर रानी है कि जिसकी सुंदरता के बराबर में आपकी हरम में कोई महिला नहीं हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यदि बात झूठ हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा माथा आपके चरणों में है ही सी, काट देना कभी भी, परंतु यदि आप एक बार जाकर के देखोगे तो आप वाकई में सोचोगे कि ऐसी रानी तो आपके हरम में होनी चाहिए, नहीं कि रावल रतन सिंह की। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा प्रभावित होता है उसकी बातों से, और वो कहता है कि ऐसी बात है तो हम मेवाड़ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मेवाड़ चलेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो मेवाड़ की ओर कूच कर देता है। इस कहानी के अनुसार रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है, ग्रंथ पद्मावत के अनुसार। अब जब अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की ओर आक्रमण करेगा, ऐसा कहा जाता है कि उसने जो है मेवाड़ का घेरा किया। मेवाड़ का घेरा डालने के बाद में बहुत समय तक प्रयास किया, परंतु मेवाड़ की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि वो जीत नहीं पाया। तो उसने कूटनीति का प्रयोग किया। उसने सोचा कहीं ये जो तांत्रिक है इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मैं यहाँ पर घेरा डाल के बैठा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो बता रहा हो बात सत्य भी नहीं हो। तो उसने सोचा कि एक बार क्यों ना हम पर रानी को देखने चले। तो वो रानी को देखने के लिए श्वेत ध्वजा होती है जो लहरा देता है और कहता है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ और आप मुझे अपने किले में आने दें। अलाउद्दीन खिलजी जब अब
राजाओं के पास यदि कोई संधि का प्रस्ताव लेकर के आए, मित्र बनने आए, तो फिर राजाओं को स्वीकार भी करना पड़ता है। भाई मित्रता का यदि प्रस्ताव है तो स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को जो है मेवाड़ दुर्ग में अंदर बुलाया, चित्तौड़ दुर्ग में अंदर बुला लिया जाता है। रावल रतन सिंह उनकी जो होती है वो उनको मेहमान बना करके अपने दरबार में बुलाते हैं, बैठाते हैं और अपने मित्रों से सबसे परिचय कराते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, और अगर आप अच्छी बात है हमसे मित्रता करना चाहते हो तो लौट जाओ वापस, हमारे राज्य पर आक्रमण मत करना। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह बातचीत करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो मित्रता की एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि मैं आपसे तभी मित्रता करूंगा जब आप मुझे अपनी रानी से परिचय कराओगे, मिलाओगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी तो शर्त हम नहीं मान सकते, यहाँ पर तो बिल्कुल नॉट अलाउड वाला मामला है, ऐसा चलता ही नहीं हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, चलो ठीक है, एक कोई और विकल्प ढूंढ लो। उन्होंने कहा कि भाई विकल्प यही हो सकता है कि रानी तो साक्षात किसी भी अन्य गैर पुरुष के समक्ष नहीं आ सकती, लेकिन उनका प्रतिबिंब जरूर तुम्हें दिखाया जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक जो तालाब होता है उसमें उसकी दूसरी ओर रानी को खड़ा किया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरी ओर खड़ा किया जाता है। एक कांच के सामने रानी आती है और तालाब में उसके रिफ्लेक्शन, उस रिफ्लेक्शन की भी रिफ्लेक्शन डाली जाती है और उस तालाब के किनारे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो अलाउद्दीन जो है उस रिफ्लेक्शन को देख करके और अपने होश को बैठता है, बेहोश हो जाता है, उसे पानी के छींटे दे करके उठाते हैं लोग। और अलाउद्दीन को लगता है कि भाई इतनी सुंदर रानी ये लेकर के कहाँ से आया। उस समय तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अपने मन में कुटिलता पूरी भरे हुए अलाउद्दीन कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आज से हम मित्र हैं। और रावल से कहता है कि आप जो है मुझे अब बाहर छोड़ आइए। जैसे ही रावल साहब जो हैं अलाउद्दीन खिलजी को बाहर छोड़ने जाते हैं, तो अपने यहाँ पर एक बड़ी परंपरा है कि अपना जो भी मेहमान होता है उसके आगे उसके बैग वैग पकड़ के चलने लग जाते हैं। ये शुरू से ही रही है। तो जो भी मेहमान है उसे छोड़ने के लिए पूरे गेट तक जाते हैं। आजकल भी रिवाज है कि बस स्टैंड पर जाते ही हैं, हमारे घर पर कोई भी अतिथि आ जाए तो रावल रतन सिंह भी उसे गेट पर छोड़ने जाते हैं और आगे आगे उसके चलते हैं और बातें करते हुए चलते हैं। तो लोग कहते हैं इसे क्यों छोड़ने जा रहे हो, हम छोड़ेंगे, इतना कोई इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ी है। तो फिर भी रावल जो होते हैं मेहमान का पूरा सम्मान रखते हैं और उसे गेट तक छोड़ने जाते हैं। अलाउद्दीन बड़ा चालाक है, रावल के बिल्कुल पीछे पीछे चलने लगता है और जैसे ही गेट तक पहुंचते हैं, रावल जैसे ही गेट पर पहुंचता है पीछे से अलाउद्दीन जो होता है उनके धक्का देता है, खुद भी बाहर निकल जाता है। बाहर उसने पहले से प्रबंध किया होता है, उसकी सेना जो होती है वो रावल को गिरफ्तार कर लेती है और उनको गिरफ्तार करके वो वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। इधर मेवाड़ वाले जो होते हैं वो चिंता में, विषाद में डूब जाते हैं। उन्हें लगा कि कुटिल व्यक्ति ने आखिरकार अपनी कुटिलता दिखाई दी। और ऐसा कहा जाता है कि बाद में फिर जो अलाउद्दीन है वो रावल को लेकर के चला जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इधर मेवाड़ वालों के पास एक ही प्रस्ताव भिजवाता है कि या तो आप रावल रतन सिंह को ले जाना है तो रानी पद्मिनी को हमारे आरम में भेज दो, या फिर आपका रावल रतन सिंह को हम मार डालेंगे। तो बड़ी समस्या ये होगी इन लोगों के पास में कि रावल को भी नहीं भेज सकते और रानी साहब को भी नहीं भेज सकते, रावल को मरने नहीं दे सकते और रानी साहब को भेज नहीं सकते हैं। तो रानी पद्मिनी जो है बड़ी विदुषी महिला थी, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन के पास संदेशा भिजवाओ कि हम जो हैं वो दिल्ली आने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। और वो शर्तें उन्होंने लिखी और लिख करके दिल्ली दरबार भिजवा दी। अब वो शर्तें जो थी उन पर लिख दिया कि इसको पढ़े तो राघव चेतन पढ़े। उन्होंने पढ़ने के लिए राघव चेतन को दी और राघव चेतन जो होता है वो पढ़ता है, पढ़ करके हंसता है रावल की तरफ, वो अलाउद्दीन की तरफ, और कहता है कि साहब ऐसी शर्तें तो आप पूरी नहीं कर सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसी कौन सी शर्तें जो मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, कि मेवाड़ वालों ने लिखा है कि राघव चेतन का सर जो है वो मेवाड़ पहुंचेगा, उसके बाद दूसरी शर्त लिखी है। साहब आप तो पहली ही पूरी नहीं कर पाओगे तो दूसरी कहाँ से। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि तो बड़ा भोला आदमी है यार, ये इतनी सी छोटी सी मांग में पूरी नहीं कर सकता हूँ रानी पद्मिनी के लिए। उन्होंने कहा गर्दन काटो जी इसकी, उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसको तो मेवाड़ भिजवा दो और दूसरा व्यक्ति दूसरी शर्त पढ़ दो। इसका काम इतना ही था यहाँ तक। और राघव चेतन का माथा काट दिया जाता है, दूसरी शर्त पड़ी जाती है। दूसरी शर्त ये थी कि रानी जो है वो अकेली नहीं आएंगी, उनके साथ जो 1600 इसके अनुसार 16,000 है, तो जो डावरियाँ हैं वो हमारे साथ जो आई हैं वो भी कहाँ आएंगी, वो भी दिल्ली आएंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ये और अच्छी बात है,
हम तो एक रानी को मंगवा रहे थे, उनके साथ 1600 अधिक और आती है, तो ये तो हमारे लिए हाँ वाली ही बात है। तीसरी शर्त थी कि हम पहले रावल से मिलने जाएंगे और रावल से विदा लेकर के ही तुम्हारे पास आएंगे। अलाउद्दीन का ये भी अलाउड ही है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार की योजना बना करके ये जो चिट्ठी होती है वो भिजवा दी जाती है। और एक और शर्त रख दी कि भाई हमारी जो डावरियाँ हैं उनको कोई भी कहीं से कहीं तक चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं, क्योंकि महिलाओं वाला मामला है, तुम सिर्फ ये अलाउद्दीन के हरम तक पहुंचेगी। उनका ठीक है, ये भी मान लिया जाता है। तो अलाउद्दीन बिल्कुल बावड़ा होकर के सारी शर्तें मान लेता है। अब इधर से जो डावरियाँ रवाना की जाती है उनमें उनको ले जाने के लिए मजबूत व्यक्तियों को बुलाया जाता है, पहलवानों को, और उसमें जो है डावरियों की जगह 4 बढ़िया मजबूत कदकाठी के लोगों को बिठा करके और सबके सबको डोलियों में बिठा देते हैं और सारी डावरियाँ होती है दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जब डावरियाँ पहुँचती है, डावरियों की जो डोलियाँ होती है उनको पहले रावल रतन सिंह की तरफ ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो उन डोलियों में पहले से इन्होंने सैनिक बिठाए हैं, तो वो जो सैनिक होते हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके दिल्ली में जो भी अलाउद्दीन की सेना थी, रावल रतन सिंह को जो रखे हुए थे कैद करके, उस सारी सेना को काट करके और रावल रतन सिंह को आज़ाद करा करके वापस से मेवाड़ ले आते हैं। इधर अलाउद्दीन खिलजी सोया हुआ है। सुबह उसे लगा कि भाई आज रात की बात है, सुबह तो अपने को जो है रानी पद्मिनी प्राप्त होंगी और साथ ही साथ 1600 डावरियाँ भी साथ में आएंगी। अब अगले दिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी उठता है, उठ करके वो दरबार पहुंचता है तो सबके चेहरे लटके हुए हैं। तो अलाउद्दीन कहता है कि तुम बड़ा जेलस फील करते हो मेरे से, है, तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मुंह लटका करके बैठे हो। तो उनका कोई एक सिपाही है, सैनिक है, जो है उठ करके खड़ा होता है, कहता है कि साहब हमें कोई जेलसी फील नहीं हो रही है आपसे। वो कह रहा है कि जेलसी वेलसी वाली बात नहीं है, बात यह है कि जो रात को है रानी पद्मिनी नहीं आई थी और न ही कोई डावरियाँ आई थी, उन डोलियों में डावरियाँ नहीं थी, डावरे थे, सारे के सारे व्यक्ति थे, पुरुष थे, और उन्होंने काटा अपनी सेना को और रावल को छुड़ा करके ले गए। अलाउद्दीन आग बबूला हो जाता है कि मुझे जैसे गद्दार के साथ गद्दारी कर दी, मैं तो बड़ा कुटिल व्यक्ति हूँ और मेरे साथ कुटिल आए। और वैसा कहा जाता है कि वो मेवाड़ पर पुनः अपनी सेना लेकर के जाता है और इस बार चित्तौड़ का घेरा करता है। काफ़ी लंबे समय तक उसका, इस किताब के अनुसार कहता है 7-8 साल तक घेरा था, लेकिन नहीं था, 7-8 महीने का ही घेरा था, परंतु किताब कहती है 7-8 साल का था। तो अभी के लिए कि इतना समय तक वो इंतजार करता है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ में जो है अन्न जल राशि आदि खत्म होने लगती है। मेवाड़ के जो वीर होते हैं वो कहते हैं कि हम केसरिया करेंगे और वीर गति को प्राप्त होंगे, ऐसा निर्णय लिया जाता है। ध्यान रखें, चित्तौड़ में, मेवाड़ में या फिर चित्तौड़ में केसरिया का निर्णय लिया जाता है कि क्या किया जाएगा, केसरिया हम लोग करेंगे। ध्यान रखें क्या है केसरिया। मेवाड़ में एक मिनट, मेवाड़ में जो है वो केसरिया करने का निर्णय लिया जाता है। केसरिया क्या है? केसरिया साका के अंदर किया जाता है। साके में 2 विधियां होती है, एक होती है केसरिया। केसरिया में आप लोग क्या करोगे, जितने भी पुरुष होते हैं वो केसरिया बाना और केसरिया पगड़ी पहन करके लाल तिलक लगाते हैं, अपने हाथ में तलवार लिए दुश्मन की सेना पर टूट पड़ते हैं। परंतु इससे पहले, केसरिया से पहले एक और प्रथा की जाती थी, उसका नाम था जोहर। ध्यान रखें, जोहर जो होती है वो महिलाएं करती है। जितनी भी राजपूत महिलाएं वहां करते थे उस समय की, वो सब की सब केसरिया की एक रात पहले ही रात्रि में जितनी भी महिलाएं होती थी वो सब की सब अग्निकुंड जलाती थी और उस अग्निकुंड में अपने देह त्याग कर देती थी, ताकि कोई भी जो मलेच्छ हैं उनकी पवित्रता को भंग नहीं कर सके, और अपनी आत्मरक्षा में वे सब के सब जोहर कर लेती थी। उसके बाद दूसरे दिन पुरुष जो होते थे वो केसरिया करते थे, और उनका उद्देश्य ये होता था कि अब हमें जीना नहीं है, अब हमें मरना है और मारना है, क्योंकि परिवार पीछे बचा नहीं है। केसरिया और जोहर यानी कि साका,
इसको मिलाकर के साका बोला जाता है। साका ऐसी स्थिति में किया जाता था कि जब शत्रु सेना इतनी बड़ी हो कि हमारा जीतने का कोई विकल्प नहीं है, हम कितना ही प्रयास कर ले नहीं जीतेंगे, तो पहले महिलाएं जौहर करेंगी, सारी महिलाएं जौहर की ज्वालाओं में अपने आप को समर्पित कर देंगी। दूसरे दिन पुरुष जो होते थे वो तलवार लेकर के और टूट पड़ते थे शत्रु सेना पर और जितना होते थे नरसंहार करते थे। ऐसा कहा जाता है राजस्थान में 5-5, 7-7, 8-8 हजार की जो सेना थी वो 30-30, 40-40 हजार मुगल सेनाओं को या आक्रांता जो भी सेना आती थी उसको काट करके और मरते थे। तो केसरिया जौहर जो है अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को बचाए रखने की एक विधा थी, एक कल्चर था, जो कि जब से बाहरी आक्रमण भारत पर हुए तब से चालू हुई थी। उससे पहले ऐसा नहीं था। जो राजस्थान के या भारत देश के मूल राजा जब लड़ते थे तो जौहर आदि की, केसरिया, साके आदि की प्रथाएं नहीं थी। जब से ये बाहरी आक्रांता यहाँ पर आए तब से ये प्रथाएं चालू हुई अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। तो जौहर किया जाएगा, यानी कि साका किया जाएगा, और साके में जौहर होगा। जौहर में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 जो रानियां हैं वो जौहर कर लेंगी और केसरिया करेंगे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के 2 वीर सेना नायक हैं, गौरा और बादल। ध्यान रखें, 2 सेना नायकों के जोड़े याद रखने हैं, जैसे कि गौरा और बादल किसके सेना नायक हैं? रावल रतन सिंह के। इसी प्रकार से बालक और मदन हमने देखा है किसके सेना नायक हैं? जत्र सिंह के। तो गौरा और बादल किसके सेना नायक हैं? रावल रतन सिंह के। और इस प्रकार से बालक और मदन किसके थे? जत्र सिंह जी के थे। तो ध्यान रखिए, 2-2 के जोड़े के सेनापति बड़े ही काम आएंगे आपके, और इनको याद रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमें याद रखना है कि जैसे ही रानियों ने जौहर किया, अगले दिन जितने भी राजपूत वीर होते हैं वो केसरिया बाना पगड़ी पहन करके शत्रु सेना को जितना हो सकता है काटते हैं, नरसंहार कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा साका है, राजस्थान का सबसे बड़ा साका इसे कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा या राजस्थान का सबसे बड़ा ऐतिहासिक साका जो है वो कौन सा है? ये है। ध्यान रखें, ये राजस्थान का दूसरा साका है, राजस्थान का दूसरा साका। दूसरा साका कब हुआ है ये? तो ये हुआ है भाई 1303 में हुआ है, 1303 में हुआ है, 26 अगस्त 1303 को इसकी तारीख है। इसके बाद में रावल रतन सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो हैं वो अगला पेज ले लेते हैं हम। रावल रतन सिंह जो हैं, रावल रतन सिंह जो हैं वो रावल शाखा के अंतिम शासक हैं। रावल शाखा के अंतिम शासक हैं। इनके बाद में जो है रावल शाखा खत्म हो गई है, और इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 7 से 8 माह का घेरा करता है कहाँ का? चित्तौड़ का। अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ दुर्ग जीतने के लिए, ध्यान रखना है भाई, चित्तौड़गढ़, गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो गंभीरी नदी के ऊपर, गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण कराता है अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही धाई बी पीर की दरगाह बनवाई थी। यहाँ पर धाई बी पीर की दरगाह यहाँ पर बनवाई थी। और ध्यान रहे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ
अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक इतिहासकार अमीर खुसरो, अमीर खुसरो उस समय मौजूद था और अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के साके का, चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके का सजीव चित्रण किया है, सजीव चित्रण किया है। कहां पर किया है साहब? तो इसकी एक पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की पुस्तक। इसके ग्रंथ या इसकी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में खुसरो ने चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके का सजीव चित्रण किया है। ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़गढ़ को जीत करके चित्तौड़गढ़ का प्रशासन अपने पुत्र खिज्र खां, को सौंप देता है, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता है। ध्यान रखें, और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर देता है। ध्यान रखें, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया जाता है? खिजराबाद कर दिया जाता है। एक बार हम दोहरान करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण नहीं है तो बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, है ना। अन्य की जगह बोले तुम लिखना, बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं। 7-8 माह का घेरा किया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चित्तौड़गढ़ जो है वो गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर बना हुआ है, गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर बना हुआ है। ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया है इस दुर्ग को जीतने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो धाई पीर की दरगाह का निर्माण करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ एक इतिहासकार को, या फिर ये कह सकते हो कि उस समय का उनका कवि, उनका लेखक साथ रखा करता था, जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह। उसका एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके का सजीव चित्रण किया गया है और चित्तौड़गढ़ का प्रशासन कार्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खां को सौंप देता है। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर देता है। अब ध्यान रखें, अलाउद्दीन ने तो खिज्र खां को सौंप दिया है और यहां से चला जाता है। बाद में खिज्र खां जो है चित्तौड़गढ़ का प्रशासन कार्य देखता है काफी समय तक, परंतु उसे लगता है कि बापू जो है मुझे चित्तौड़ सौंप करके तो चला गया है, लेकिन दिल्ली में दूसरे भाई जो है वो दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे, तो इसीलिए कुछ समय वो यहाँ पर राज करता है। और बाद में क्या कहता है? मुछाड़ा मालदेव ये था सोनगरा चौहान है। मुछाड़ा मालदेव को चित्तौड़गढ़ का कार्य सौंप दिया जाता है। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा। और खुद खिज्र खां जो होता है अलाउद्दीन के बीमार पड़ने पर दिल्ली चला जाता है। उसे लगा कि दिल्ली छूट जाएगी, चित्तौड़ के ही राजा बनकर के रह जाएंगे। तो मुछाड़ा मालदेव सोनग्राम चौहानों का जब इतिहास पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कान्हा देव सोनगरा के ही भाई थे। और मुछाड़ा मालदेव सोनगरा के पास जब चित्तौड़ गया तो उसने जब तक वो रहा तब तक राज किया। बाद में मुछाड़ा मालदेव जो है
अपने पुत्र जैसा और बनवीर जैसा और बनवीर को मेवाड़ का राज सौंप देता है और फिर जैसा और बनवीर के पास में मेवाड़ का कार्यभार रहता है। अब यहां पर जो है वो रावल शाखा समाप्त हो जाती है। इसके अंतिम नरेश कौन है, अंतिम शासक कौन है? रावल रतन सिंह हैं और चित्तौड़गढ़ की भूमि पर खिलजियों का अधिकार हो चुका है। इसके बाद में देखा जाए कि जैसा और बनवीर जो है वो कब तक यहां पर राज करते हैं, कब तक चित्तौड़ खिलजियों के पास रहता है, कब तक खिजर खां या फिर ये कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है मेवाड़ पर अधिकार रखता है, और इनसे क्या कोई गुहिल वंश का ऐसा प्रतापी राजकुमार या राजा होगा जो ये वापस जीत पाएगा? ये सब बातें हम जानेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस क्लास को बड़े धैर्य से सुना है और इस वीडियो को बढ़िया शेयर करना, सब्सक्राइब करना।